मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया, पिछली क्लासेस में, उसमें हम लोगों ने ये देखा कि पाषाण काल के बाद हड़प्पा के बाद वैदिक, ये चीज़ें हम लोगों ने देखी। वैदिक काल के बाद जिनमें जन होते थे, वहाँ हम लोग बात भी करते हैं कई जन मिल करके फिर युद्धों का। जैसे हम लोग दासराग युद्ध की जब बात करते हैं तो भरत, राजा सुदास भरत जन के जो थे, उनके खिलाफ 10 जनों का संगठन निर्मित किया विश्वामित्र में, और फिर युद्ध में पराजित भी हुए। तो वहाँ हम लोग जन की बात करते हैं। ये जब कई जन एक साथ मिलते हैं तो यही जन क्या हुए? जनपद हुए। और उत्तर वैदिक काल के 6ठी शताब्दी तक, ईसा पूर्व तक आते आते ये जनपद भी कई मिल गए, कई जनपद मिलकर के यही महाजनपद हो गए। ठीक है, अब हम लोग इस समय जो बात करते हैं उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं महाजनपद काल, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो काल है वो भारत में महाजनपद काल के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब जब महाजनपद काल की बात करते हैं तो ये देखते हैं कि इनका जो उल्लेख मिलता है वो 16 महाजनपदों का मिलता है। महाजनपद का 16 महाजनपद, और इनका उल्लेख भी कहां मिला? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, संस्कृत के ग्रंथ में महावत्तु। लेकिन इसमें जो है आंशिक रूप से मिले हैं, सभी नहीं मिले। और दूसरी चीज यहां पर गंधार और कंबोज, इन दोनों के नाम जो हैं वो अलग अलग मिले। ठीक है, गंधार और कंबोज दोनों के नाम अलग अलग मिले हैं। जैसे गंधार को स्यू, इसे स्यू, और कंबोज को दसाण, ये नाम दिया गया। कंबोज को दसाण ये नाम मिलता है। ठीक है, तो ये 3 ग्रंथ अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म, भगवती सूत्र जैन धर्म, और महावस्तु जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, इसमें इन महाजनपदों की चर्चा मिलती है। ठीक है, तमिल ग्रंथ तुल शिल्पाधिकारम, में तमिल ग्रंथ है ये शिल्पाधिकारम। ठीक है, इसमें 3 जनपदों का, महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, कौन कौन? मगध, वत्स एवं अवंती। मगध, वत्स व अवंती। देखिए, यही 3 महाजनपद ऐसे हैं जो बाद के समय तक एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। तीनों की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि तीनों सैनिक रूप से मजबूत थे, और इसी मजबूती के कारण इनका साम्राज्य भी थोड़ा सा लंबा खींचा, और अंततः मगध ने इन दोनों को भी जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक है, अब देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में भी 40 जनपदों के नाम का उल्लेख किया गया है, और ये कहा जाता है उन 40 जनपदों में 22 का विशेष रूप से उल्लेख है। 22 का विशेष उल्लेख है।
यानी महाजनपदों के निर्माण से पूर्व की बात कर रहे हैं, जब जनपद सम्मिलन की प्रक्रिया में थे, कई जनपद मिलने के बाद महाजनपद हुए, यानी महाजनपदों के निर्माण से पूर्व की बात हो रही है, ऐसे समय की जब ये मिल रहे हैं और इनमें बहुत से जनपदों को वो कहते हैं अष्टाध्यायी मूला है। महाभारत में जब हम बात महाभारत की करते हैं, युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय हमने जनपदों की बात देखी, ठीक है, महाभारत। और इस युद्ध में हम लोग 250 जनपदों का उल्लेख देखते हैं, यानी सबसे ज्यादा जनपदों का उल्लेख महाभारत में हुआ। और महाभारत युद्ध के पश्चात ये जनपद आपस में मिलने लगे। भाई जो शक्तिशाली जनपद, उसने क्या किया, अपने अड़ोस पड़ोस के दूसरे जनपदों को विजित कर लिया। अब जब कई जनपद एक साथ मिल गए तो उनका क्षेत्र तो बड़ा हो गया, तो वो जनपद मिलकर के क्या हो गया, महाजनपद हो गए, ठीक है। तो वो एक प्रक्रिया के तहत जनपद और महाजनपद के रूप में आए, और यही महाजनपद जब कई साथ मिलते हैं तो एक क्या होगा, राष्ट्र की बात आती है, एक साम्राज्य की बात आती है, ठीक है। तो ये एक प्रक्रिया थी, यहां यहां इन सबका उल्लेख मिलता है। आगे बढ़े, देखिए इन 16 महाजनपदों में 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद और 2 महाजनपद। ये जो 14 महाजनपद हैं ये कैसे हैं, राजतंत्रात्मक, और ये जो 2 हैं ये हैं गणतंत्रात्मक। यानी 14 में ऐसे जनपद हैं, 14 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर राजतंत्र विद्यमान है, यानी शासक है, जबकि 2 महाजनपद ऐसे हैं जहां पर गणतंत्र की बात हो रही है, वहां राजतंत्र नहीं था। अब इन 2 में कौन कौन से हैं, वज्र संघ व मल्ल महाजनपद 2। अब इन 2 को छोड़ करके अन्य जितने भी हैं 14 में, हर जगह राजतंत्रीय व्यवस्था थी, शासक होता था, शासक के ही अधीन सारी शक्तियों का संकेंद्रण था, और उन शक्तियों के माध्यम से शासक एक निरंकुश शासक भी हो सकता था, कल्याणकारी निरंकुश भी हो सकता था, अनेक प्रकार के जो भी चीजें हो सकती थी वो शासक के ऊपर, उसके ऊपर नियंत्रण की प्रक्रिया कैसी थी, वो खुद कैसा था, उसका व्यवहार कैसा था, इन सब पे निर्भर करता था और वो व्यवस्था चलती रहती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, इन 16 में भी 4 ज्यादा शक्तिशाली थे, अन्य की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली हैं। कौन, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। ये देखिएगा इन चारों की स्थिति ज्यादातर दोआब के बीच में ऐसे क्षेत्रों में है जहां की भूमि की उत्पादन क्षमता ज्यादा है, और अगर भूमि की उत्पादन क्षमता ज्यादा है तो स्वाभाविक है राजस्व भी ज्यादा मिलेगा। और ये चारों क्या हैं, राजतंत्र, और राजतंत्र हैं तो जरूरी है राजा योग्य होगा। अगर राजा योग्य है तो संभव है कि इनका विकास भी अच्छा हो सकता था, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें, 16 महाजनपदों में एक एक महाजनपद को लेकर के पहले तो उसको मैप पे देख लें कि चीजें कहाँ कहाँ थी, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वो कैसा क्षेत्र है। तो अगर ये क्षेत्र हम देख लेते हैं, उसको समझ लें, तो संभव है कि हम लोग इनके चीजों पर भी आ जाएंगे और सही से समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा।
ठीक है, हम उस समय के भारत की बात कर रहे हैं जिस समय पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी भारत के अविभाज्य अंग हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग इधर से चलें, कंबोज ईरान। ठीक है, कंबोज के बाद गांधार अफगानिस्तान, पाकिस्तान में कोई महाजनपद नहीं है। ठीक है, इसके बाद आ जाए हम लोग हरियाणा के पास, कुरु, ये दिल्ली हो गई। ठीक है, डी से दिल्ली आप जानते रहिएगा, उस समय दिल्ली नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। कुरु के बाद यहां राजस्थान के पास मत्स्य। ठीक, मत्स्य के जस्ट नीचे राजस्थान में ही सूरसेन। ठीक है, अब वहां आ जाइए गुजरात के पास अवंती। अवंती गुजरात में। अब सबसे नीचे आ जाइए गोदावरी नदी के तट पर अश्मक। ठीक है, अब फिर ऊपर बढ़िए, अवंती से दाहिने चेद। ठीक है, अब फिर ऊपर इधर से आइए पंचाल। पंचाल नरेश की जब बात आती है वही द्रौपदी वाला पंचाल हैं। ठीक है, पंचाल के नीचे कौशल श्रावस्ती का। ठीक है, कौशल में ही साकेत भी था, श्रावस्ती भी थी। कौशल से नीचे वत्स, कौशाम्बी वाला क्षेत्र, इलाहाबाद कौशाम्बी वाला। ठीक है, वत्स से नीचे बनारस वाला काशी, इसी के पास काशी। ठीक है, काशी से आप आइए तो ऊपर तो मल्ल महाजनपद। ठीक है, मल्ल से नीचे आइए तो वज्ज, वज्ज से नीचे आइए मगध, मगध से नीचे आइए तो अंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 महाजनपद हैं। ठीक है, अब देखिए स्थिति क्या है, ये कहां है, गोदावरी नदी। ठीक, यानी गोदावरी नदी के तट पर होने से स्वाभाविक है कि यहां कुछ न कुछ तो स्थिति अच्छी रही होगी, लेकिन चूंकि पीछे साइड में है, वृष्टि छाया क्षेत्र हो सकता है, यानी अस्मक की भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी। अब ये क्षेत्र आइए, ये क्षेत्र तो ये गंगा यमुना का दोआब है, ये क्षेत्र। ठीक है, यहां जब आते हैं तो कुरु तो चलो सिंध नदी वाले पे आ जाएगा, लेकिन मत्स्य सूरसेन ये कैसे हैं, राजस्थान वाले क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्र होंगे, व्यापार की दशाएं ठीक हो सकती हैं, लेकिन भूमि उपजाऊ नहीं रही होगी। अवंती ये व्यापारिक मार्ग पर है, व्यापार की दशाएं यहाँ बहुत अच्छी रही होंगी, गुजरात उत्पादन भी ठीक रहा होगा, यानी मजबूत हो सकता था। ये दो क्षेत्र शकुनी वाला, मामा शकुनी वाला, ये पहाड़ी क्षेत्र हैं जिस समय की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, ये धीरे धीरे स्वतः ही समाप्त होने की कगार पर थे या भविष्य में समाप्त हो सकते थे। ठीक है, तो ये हैं हमारे महाजनपद। अब इन 16 महाजनपदों में स्थिति क्या थी, इनकी राजधानी कौन था, क्या था, क्षेत्र कौन से हैं, जिले वर्तमान में कौन से हैं, इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। मैप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो ये मैप मिल भी जाएगा आपको नेट पे, गूगल पे, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए पहला महाजनपद काशी, फर्स्ट काशी। काशी आधुनिक समय में किसको कहते हैं, बनारस को कहते हैं काशी। ठीक है, तो उस समय भी काशी की राजधानी क्या रही होगी, वाराणसी। यानी काशी महाजनपद की राजधानी थी क्या, वाराणसी। ठीक है, अब जब हम वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी गंगा के तट पर है। संपूर्ण महाजनपद के विषय में कहा जाता है कि यह महाजनपद वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित था।
यानी वरुणा और अस्सी नदियों के बीच स्थित था। महाभारत के टाइम पर ये कहते हैं काशी महाजनपद या जनपद जो भी रहा हो, जनपद रहा होगा, उस समय यहाँ का शासक दियोदास थे। ठीक है, लेकिन सबसे शक्तिशाली शासक जो था वो ब्रह्मादत्त था यहाँ का। लेकिन महाजनपदों के आरंभ में काशी ही सबसे शक्तिशाली राज्य था, क्योंकि काशी का कौशल और अंग पर अधिकार था। अब भाई कौशल और अंग जैसे महत्वपूर्ण जनपदों पर अधिकार हो जाए तो ज्यादा से, लेकिन बाद में कौशल का राजा हुआ कंस, और कंस की शक्ति के आगे काशी पराजित हो गया। अब तो काशी कमजोर हो गया होगा, यानी काशी का जो शासक रहा होगा वो कहीं ना कहीं कमजोर रहा होगा। ठीक है, काशी के विषय में ये कहते हैं कि उस समय काशी महाजनपद काल में काशी संगीत की शिक्षा एवं वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। संगीत की शिक्षा और वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध। जब हम वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो काशी तो वर्तमान में भी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जैसे ही साड़ियों की बात आती है, बनारसी साड़ियां, यानी एक अच्छी कढ़ाई आती रही होगी, यानी काशी उस समय भी वस्त्र उद्योग हेतु प्रसिद्ध था और आज भी काशी अपनी बनारसी साड़ियों हेतु प्रसिद्ध है। तो ये थी काशी। दूसरा आते हैं हम लोग कौशल। दूसरा कौशल, कौशल से तात्पर्य है श्रावस्ती, इसकी दो राजधानी श्रावस्ती और साकेत। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। श्रावस्ती में ही सबसे ज्यादा वर्षावास बुद्ध जी के द्वारा बिताया गया, व्यतीत किया, सर्वाधिक रातें बिताई गई वर्षावास की। ठीक है, कहते हैं वर्तमान अवध का जो क्षेत्र है वही कौशल महाजनपद का निर्माण करता था। वर्तमान अवध का क्षेत्र, ठीक। अब जब वर्तमान अवध का क्षेत्र कौशल जनपद का निर्माण करता है तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी? एक साइड में गोमती होगी, एक तरफ राप्ती होगी, दूसरी तरफ सरयू होगी और सबसे तरफ पूर्वी तरफ सदानीरा यानी गंडक होगी। ठीक, जैसे पश्चिम फैजाबाद श्रावस्ती से पश्चिम में गोमती, ठीक है, पश्चिम में गोमती, ठीक, पश्चिम, पूर्व में यानी उधर, हाँ, पूर्व में गंडक, पूर्व में गंडक, दक्षिण में सई नदी, प्रतापगढ़ इसी सई नदी के तट पर बसा हुआ है। इस सई नदी को सर्पिका या शांदिका, सर्पिका या शांदिका, आज तो बहुत गंदी हो गई है ये, शांदिका कहते थे, यानी प्रतापगढ़ सई नदी के तट पर। ठीक है, फिर शरयू श्रावस्ती जिस तट पर है, श्रावस्ती ये है राप्ती नदी के तट पर, और दूसरी राजधानी थी साकेत, ये थी सरयू नदी के तट पर। अब अगर हम देखें तो पूरा का पूरा कौशल महाजनपद नदियों के बीच में ही बसा हुआ था, और अगर कौशल महाजनपद पूर्णतः नदियों के बीच में है और नदियां इसकी सीमा का निर्धारण करती हैं, तो स्थिति क्या होगी? उपजाऊ क्षेत्र होगा, ठीक, और अगर उपजाऊ क्षेत्र है तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो राजस्व की मात्रा ज्यादा आएगी, राजस्व की मात्रा ज्यादा आएगी तो
शांति होगा और आर्थिक रूप से राज्य समृद्ध होगा। आर्थिक रूप से समृद्ध होने का मतलब अगर योग्य शासक है तो उसके साम्राज्य का विस्तार स्वाभाविक है, होगा ही होगा। इसीलिए कंस जैसे योग्य शासक ने काशी के शासक को पराजित किया और उसके अधीनता जो थी उससे वो मुक्त हो गया। साकेत या इसी को हमें कुशावती, ठीक है। अब देखिए श्रावस्ती की आधुनिक पहचान जो है वो है महेत से। इससे जब आप श्रावस्ती जाएंगे तो दो नाम मिलते हैं, एक सहेत मिलता है, दूसरा महेत मिलता है, ठीक है। इसके अलावा वहां पर मिलता है ओझाहार स्तूप, यानी मिट्टी का काफी बड़ा ऊंचा टीला है। दूसरा है अंगुलीमाल गुफा, ठीक है। और बहुत से मंदिर हैं, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर, दूसरे बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो श्रावस्ती की आधुनिक पहचान महेत से की जाती है। वहीं जेतवन विहार, बिहार की पहचान सहेत से की जाती है। जेतवन एक जेत कुमार थी, कहते हैं बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे, महात्मा बुद्ध से मिलना चाहा तो गिफ्ट के लिए उन्हें पूरा ये बिहार जो था ये खरीद दिया। उसमें ये कहा गया कि जिसका था उसने बहुत सी पूंजी मांगी, उसने कहा अगर इसको रुपयों से बिछा दो, इसके ऊपर रुपए सिक्के बिछा दो तो ये हम दे देंगे। तो इन्होंने पूरे जेतवन बिहार को रुपयों से बिछा दिया और अंत में खरीद करके महात्मा बुद्ध को इन्होंने गिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो ये दो सहेत महेत वहां पर मिलते हैं श्रावस्ती में। अब यहाँ का जो महात्मा बुद्ध के समय शासक थे वो थे उदयन, ठीक है। सॉरी उदयन नहीं, प्रसेनजीत था। उदयन तो वहां है, प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत, राजा प्रसेनजीत। इनके विषय में कहा जाता है कि बहुत ही शक्तिशाली और महात्मा बुद्ध के बड़े नजदीकी थे। काफी शक्तिशाली हैं, महात्मा बुद्ध के काफी नजदीकी हैं। इनके विषय में क्या है, 5 राजाओं के गुट के स्वामी हैं, 5 राजाओं के गुट के स्वामी हैं, यानी एक शक्तिशाली हैं। काफी लंबे समय तक ये शासक भी रहे। कहते हैं कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत के मध्य 2 युद्धों का वर्णन मिलता है। एक युद्ध में प्रसेनजीत जीते और दूसरे युद्ध में अजातशत्रु जीते, ठीक है। लेकिन कहते हैं कि प्रसेनजीत ने द्वितीय युद्ध में अजातशत्रु को बंदी बना लिया था। प्रथम युद्ध अजातशत्रु, द्वितीय जो युद्ध हुआ उसमें प्रसेनजीत ने अजातशत्रु को बंदी बना लिया। लेकिन प्रसेनजीत ने अजातशत्रु से समझौता कर लिया और अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। इन्होंने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से किया। यानी अजातशत्रु क्या हो गए, प्रसेनजीत के दामाद। अब समझ में यही नहीं आता है कि अगर विजेता थे तो फिर इस पराजित शासक से बेटी के विवाह का कोई वो नहीं था, लेकिन योग्य था क्योंकि एक बार इससे पराजित भी हो चुके थे, तो संभव था कि वैवाहिक संबंध बनाए जा सकते कि भविष्य में अजातशत्रु से युद्ध ना करना पड़े। एक तरफ हम अपना एक सशक्त मित्र बना सकते हैं क्योंकि मगध का शासक है और मजबूत स्थिति में शायद सबसे शक्तिशाली था उस समय, ठीक है। तो वाजिरा अजातशत्रु से विवाह हो गया। अब चूंकि ये काफी समय चल रहे थे तो इनका जो एक सामंत था, या इसको हम मंत्री भी कर सकते हैं, ठीक है, सामंत या मंत्री या प्रधानमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री ही कीजिए, प्रधानमंत्री नाम था दीर्घचारण। इसने क्या किया, प्रसेनजीत के खिलाफ विद्रोह किया और प्रसेनजीत के पुत्र विड्डूप को शासक बना दिया। यानी एक प्रधानमंत्री के द्वारा वर्तमान राजा के ही खिलाफ विद्रोह किया जाता है और विद्रोह में भी उसने अपना हथियार किसके सर पर रखा, शासक के बेटे के सिर पर रखा। यानी बेटे को शासक बनने की जल्दी थी, अति महत्वाकांक्षा थी। क्योंकि पिता हैं, पिता बेटे के खिलाफ तो युद्ध के लिए नहीं जा सकते,
क्योंकि प्रधानमंत्री और राजकुमार दोनों एक साथ हो गए थे, सत्ता इनके हाथ में थी, स्वाभाविक था सैनिक भी जिसके साथ भविष्य देखते उसके साथ आ सकते थे। ऐसे में प्रसेनजीत ने सहायता के लिए दामाद के पास, अजातशत्रु के पास गए, ठीक है। लेकिन कहते हैं राजद्वार पर ही इनकी मृत्यु हो गई, इसकी राजा प्रसेनजीत की, ठीक है। नगर द्वार जो था वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात विड्डू भी शासक रहे, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अंग महाजनपद की ओर। अंग महाजनपद, अंग, इसकी राजधानी है चंपा, चंपाकली, राजधानी चंपा, ठीक है। चंपा की जो हम लोग भौगोलिक स्थिति देखते हैं वो आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के बीच, भागलपुर और मुंगेर के बीच, यानी बिहार में भागलपुर और मुंगेर के बीच। कहते हैं चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है, इसे पुराण में मालिनी कहा गया। किसे? चंपा को पुराणों में मालिनी कहा गया है। मगध और अंग के बीच चंपा नदी ही सीमा का निर्धारण करती थी, ठीक है। चंपा राजधानी भी है और चंपा मगध, इन दोनों के बीच चंपा नदी है और चंपा नदी ही सीमा का निर्धारण करती थी। यानी मगध और अंग के बीच सीमा का निर्धारण कौन कर रही है? चंपा नदी कर रही है, ठीक है। और जब अंग के शासक की बात होती है तो पहले शासक का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है ब्रह्मदत्त। यानी पहला शासक कौन? ब्रह्मदत्त कहते हैं। और इस ब्रह्मदत्त ने मगध के शासक भट्टी को पराजित किया और मगध के कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिया था। यानी प्रारंभ की स्थिति में जनपद काल के समय कहीं न कहीं अंग के शासक या अंग महाजनपद, अंग जनपद मगध महाजनपद की अपेक्षा सैनिक दृष्टि से मजबूत थे, ठीक है। दूसरा, चंपा नगर के स्थापत्यकार राजगृह के महागोविंद थे। स्थापत्यकार राजगृह के महागोविंद थे। अब देखिए, स्थापत्यकार यानी चंपा नगर का निर्माण की जब बात आएगी तो उसकी पूरी रूपरेखा, डिजाइन कौन बनाएगा? महागोविंद बनाएंगे। महागोविंद रहने वाले कहां के हैं? राजगृह के। राजगृह राजधानी कहां की है? मगध की। यानी उसकी संपूर्ण डिजाइन चंपा नगर की, उसकी सुरक्षा की जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें मगध को प्राप्त हो सकती हैं सूचना, ठीक है। ये है। अब देखिए दूसरा चीज है 12वें जैन तीर्थंकर वासु पूज्य, इनका जो जन्म है वो चंपा में हुआ था, ठीक है। दूसरी चीज ये कहा जाता है कि चंपा के जो व्यापारी थे इनका व्यापार सुवर्ण भूमि यानी ऐसी जगह है जहां से स्वर्ण मुद्राएं आती हों। कौन सी? दक्षिण पूर्व एशिया। स्वर्ण भूमि से था, यानी दक्षिण पूर्व एशिया से चंपा नगर के व्यापारी व्यापार करते थे। एक चीज तो ये हुआ। नेक्स्ट महाजनपद चेदी।
चेदी, चेदी महाजनपद। राजधानी है शक्तिमती या सोथिवती, सोथिवती या शक्तिमती, सोथिवती या शक्तिमती राजधानी है इसकी, ठीक है। इसके विषय कहा जाता है कि यह आधुनिक बुंदेलखंड में था। खुद आप समझ सकते हैं, बुंदेलखंड है यानी ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन नहीं हो सकता, बहुत सी विपरीत दशाएं हैं लोगों के लिए। तो जब उत्पादन के संसाधन नहीं है, व्यापार कोई हो नहीं सकता, नदियां उस क्षेत्र में होती नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, आर्थिक, सैनिक, राजनीतिक हर तरीके से कमजोर। और जब कमजोर होगा तो इस पर विजय की स्थिति ज्यादा हो सकती थी। यहाँ के शासक के विषय जो कहा जाता है उपचर नामक शासक था, जो एक नाम मिलता है, ठीक है। ये स्थिति थी। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र के शासक या शासन तंत्र जो है ज्यादा समय तक रहा है, जिनकी आर्थिक और राजनीतिक और सैनिक स्थिति मजबूत रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक स्थिति मजबूत होने के पीछे जो रीजन था वो ये था, वहां की भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अभी हम लोग जब मगध के उत्कर्ष की बात करेंगे तो उसमें हम लोग ये देखेंगे कि मगध के उत्कर्ष के पीछे जो रीजन है वो मगध के आसपास की भौगोलिक स्थिति है। मगध के आसपास की जो भौगोलिक स्थिति था, कहीं ना कहीं उस भौगोलिक स्थिति ने ही मगध के उत्कर्ष में योगदान दिया, ठीक है। दूसरा, वत्स, इसकी राजधानी है कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी या कोशम। ये आप जानते हैं ये किस नदी के तट पर है, यमुना नदी के तट पर, ठीक है। इस कौशाम्बी को हम लोग कोशम भी कहते हैं। राज शासक यहाँ का उदयन, शासक है उदयन। उदयन भी मिलता है, उदयन भी मिलता है, दोनों नाम मिलते हैं, उदयन या उदयन दोनों नाम यहाँ मिलते हैं, ठीक है। कहते हैं यह वही पुरुजन, पौरवंशी, ऐसे पूर्व शासक जो हस्तिनापुर छोड़कर आए थे, जो हस्तिनापुर छोड़कर आए वो कहां बस गए, कौशाम्बी में। एक नया क्षेत्र बना, कौन सा, वत्स महाजनपद, ठीक है, छोड़कर आए थे। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में वर्णित है कि हस्तिनापुर के राजा निच्छसु ने गंगा में आई बाढ़ के कारण राजधानी हस्तिनापुर से कौशाम्बी स्थानांतरित कर ली थी। कौन से दो क्षेत्र, वत्स पुराण और मत्स्य पुराण, वायु पुराण और वायु पुराण और मत्स्य पुराण। वायु पुराण और मत्स्य पुराण, इन दोनों में उल्लेख है क्या, कि हस्तिनापुर के शासक निच्छसु, हस्तिनापुर के शासक निच्छसु, निच्छसु, ठीक है, छा छतरी वाला है, निच्छसु, ठीक है। ये हस्तिनापुर कहाँ, हरियाणा के पास। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कि गंगा में आई बाढ़ के कारण, सोचिए, हो सकता है गंगा तो वही रही हो या हस्तिनापुर गंगा के पास रहा हो। मेरठ के पास हस्तिनापुर की बात आती है तो यमुना नजदीक होना चाहिए, गंगा वहां से दूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी रहा हो, जो भी हो, कहते हैं वहां बाढ़ के कारण इन्होंने हस्तिनापुर से अपनी राजधानी स्थानांतरित की और कहां गए, कौशाम्बी। यानी यह वंश कौरव या पांडवों का वंश था, पौरव शासक थे ये, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। निच्छसु के बारे में यह कहा जाता है कि निच्छसु जो हैं वो परीक्षित, राजा परीक्षित के 5वें वंशज और उदयन के 18वें पूर्वज थे। परीक्षित के 5वें वंशज और उदयन के
18वें पूर्वज थे। ये 1000 के आसपास की बात आ रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? चाणक्य की, ठीक है। यानी हम लोग बात कर रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मिल कौन रहा है? उदयन मिल रहे हैं। 18 वंशज यानी लगभग 400 साल, ठीक है। 5वें यानी 100 साल इसमें और जोड़ दीजिए, ठीक है। परीक्षित किसके बेटे? राजा परीक्षित किसके बेटे? अभिमन्यु के, यानी इसमें 50 साल मैक्सिमम और जोड़ दीजिए, यानी 550। यानी महाभारत का जो युद्ध हुआ होगा वो 1200 के आसपास हुआ होगा। इस वायु और मत्स्य पुराण ने उदयन के विषय में जो सोर्स दिया है उसके अकॉर्डिंग ये डेट आनी चाहिए। जो आज में जीवन प्रत्याशा है लोगों की उसके अकॉर्डिंग है। हो सकता है कि उसमें जीवन लंबा चलता रहा हो, क्योंकि भीष्म पितामह की जब बात करते हैं तो कहते हैं कई 100 साल जिए थे। मरने का स्थिति थी कि जब वो चाहते तभी उनकी जान जाती, वरना नहीं जाती। अलग अलग चीजें थी, परिस्थितियां अलग थी, उस समय क्या था, ये चीजें क्या थी पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आज की कंडीशन देखा जाए तो ये डेट हो सकती है। दूसरा, क्योंकि एक एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती है तो हम सिर्फ अनुमान पर ही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखिए अब जो उदयन के विषय में ये कहा जाता है उसमें भास की एक रचना है, स्वप्न वासोदत्ता। स्वप्न वासोदत्ता, ठीक है। स्वप्न वासोदत्त है, ठीक है। वासोदत्ता या दत्त। दूसरी है हर्ष की 2 रचनाएं हैं, हर्षवर्धन की, रत्नावली व प्रियदर्शिका। ठीक है। खारवेल का एक गुफा अभिलेख है, ठीक है। खारवेल का नाम है उसका उदयगिरी खंडगिरी गुफा। उदयगिरी व खंडगिरी गुफा, इन सभी में उदयन का उल्लेख है। और उल्लेख भी किस लिए? उसमें यह कहा जाता है कि उदयन जो है ये मगध के शासक अजातशत्रु और अवंती के शासक चंडप्रद्योत, अवंती के शासक चंडप्रद्योत, अवंती के शासक चंडप्रद्योत, इन दोनों के बीच जब युद्ध होता था तो सुलहकार की भूमिका निभाते थे, मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे और दोनों के बीच सुलह सपाटा कर करके मामला खत्म कर देते थे। भाई योग्यता थी तभी तो। अचानक चंडप्रद्योत को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने उदयन को बंदी बना लिया, और जब उदयन को बंदी बना लिया तो उन्होंने बंदी बनाने के बाद उदयन को अपनी बेटी वासवदत्ता, पुत्री वासवदत्ता का संगीत शिक्षक नियुक्त कर दिया। एक शासक को आप अपनी पुत्री का संगीत शिक्षक नियुक्त करेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा, ठीक है। कहते संगीत शिक्षक की नियुक्त किया था। उदयन ने संगीत पढ़ाते पढ़ाते प्रेम की पाठशाला पढ़ा दी और दोनों में हो गया प्रेम। और जब प्रेम हुआ तो अब अवंती में रह करके तो कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए अब भाई पुत्री तो अब प्रेम में पागल है, वो तो फरार भी होना चाहती है। संगीत चल के अब यहां पढ़ेंगे कौशाम्बी में, क्या अवंती में पढ़ेंगे। वो
उसको उदयन लेकर के भागे कौशाम्बी। ठीक है, तो वो जो प्रेम की पूरी कहानी है, वही प्रेम की कहानी स्वप्न वासोदत्ता, रत्नावली, प्रियदर्शिका और खारवेल के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में उसकी पूरी उल्लेख किया गया है। ठीक, तो उदयन तो यहां है। अब आगे देखिए क्या है। काबिल शासक थे। संगीत की शिक्षा अच्छी होती है, आपको भी लेना चाहिए। काश कोई पिता ऐसे हो जो आपको भी संगीत का शिक्षक नियुक्त कर दें। ठीक है, कहा जाता है कि कौशाम्बी में पुरुष मेध यज्ञ किया गया था, यह माना जाता है। लेकिन वत्स सूती वस्त्रों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, सूती वस्त्र उत्पादित होते थे, सूती वस्त्र बनते रहे। अब नहीं बनते हैं कौशाम्बी में, लेकिन उस समय सूती वस्त्र बनते रहे होंगे। क्योंकि व्यापारिक मार्ग पर है, नदियां हैं, यमुना जैसी नदी है, व्यापार भी यहां से अच्छा रहा होगा, यानी आय के संसाधन रहे होंगे। ठीक है, दूसरा भाग्य संघ। यह भाग्य संघ यमुना एवं सोन नदियों की, यमुना व सोन नदी के मध्य, यमुना व सोन नदी के मध्य विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र में स्थित भाग्य संघ, भाग्य संघ ये गणतंत्र है, ये जो है ये वत्स के अधीन था। ठीक है, जब हम 16 जब गणतंत्रों की बात करते हैं छोटे छोटे, तो उसमें बहुत से आएंगे। ठीक है, यानी ये इनके अधीन है। नेक्स्ट पढ़िए। नेक्स्ट कौन हुआ? कुरु। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। आधुनिक में समय में मेरठ, दिल्ली, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर यानी कन्नौज वाला क्षेत्र, थानेश्वर इसी में सम्मिलित, यानी एक महाजनपद है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, कहते हैं बुद्ध के समय यहां का शासक जो था वो था कौरव्य। बुद्ध के समय शासक कौन? कौरव्य। कौन सा क्षेत्र होगा? जाटलैंड। जाटों के विषय में आप अच्छे से जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कुरु देश के लोग बुद्धि एवं बल में प्रसिद्ध थे। यहां के लोग बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। कुरुवासियों के विषय में यह कहा जाता है बुद्धि एवं बल के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरा हस्तिनापुर नगर। पुरनगर इसी राज्य में पड़ता था। भाई इंद्रप्रस्थ जो हम कहते हैं कि जब कौरव में शुरुआत में आया, कौरव आए वहां से, तो इंद्रप्रस्थ एक खांडव वन था, उसी को दे दिया गया पांडवों को। पांडवों ने विश्वकर्मा जी की सहायता से उस खांडव वन को बहुत अच्छे इलाके में, उत्पादक क्षेत्र इत्यादि में बना दिया। बहुत जबरदस्त बिल्डिंग इत्यादि बनाई, और जब बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई तो कहते हैं उस राजधानी के उद्घाटन के लिए सबको बुलाया गया। बहुत से लोग आमंत्रित हुए, दुर्योधन भी गया था, लेकिन वहां भौजाई देवर भौजी का थोड़ा हंसी मजाक ही दिक्कत हो गई, और फिर बाद में उनको बुलाया गया, हस्तिनापुर आए। वहां चौसर की मेज पर वो सारी चीजें ले ली गई। उस चौसर की मेज पर
युधिष्ठिर द्रौपदी को हार गए, तो जो देवर भौजाई का वहां मजाक हुआ था उसको दुश्मनी के रूप में यहाँ पर चीरहरण के माध्यम से बेइज्जत किया गया उनको, और फिर बाद में युद्ध होता है, जो चीजें हुई वो आप जानते हैं उसके बाद। तो ये चीजें वहां थी कुरु महाजनपद से। नेक्स्ट है पांचाल। पांचाल, जब हम पांचाल की बात करते हैं तो पांचाल के दो विभाजन हैं, एक उत्तरी पांचाल और दूसरी दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल, ठीक है। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र, इसकी राजधानी अहिछत्र, उत्तरी पांचाल की राजधानी। दक्षिण पांचाल की राजधानी कांपिल्य, ठीक है। दक्षिण की राजधानी कांपिल्य। इसके विषय में यह कहा जाता है पांचाल के विषय में कि यह आधुनिक समय की रुहेलखंड, रुहेलखंड, आधुनिक समय के रुहेलखंड, जिसमें बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद जिले ये पड़ते हैं, ठीक है। कन्नौज नगर इसी में पड़ता था, पांचाल में ही, ठीक है, इसी राज्य में पड़ता था। चुलानी दत्त ब्रह्मदत्त, चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का शासक है बौद्ध काल में, नाम चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ के शासक हैं। किस समय? बौद्ध, महात्मा बुद्ध के समय, ठीक है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुरु और पांचाल संघ राज्य थे। 6ठी शताब्दी में, पांचाल और कुरु और पांचाल ये संघ राज्य हैं, कई राज्यों के समूह के रूप में थे ये, ठीक है। तो ये पांचाल। नेक्स्ट राज्य नेक्स्ट है मत्स्य, मत्स्य महाजनपद। नेक्स्ट मत्स्य महाजनपद, इनकी राजधानी है विराटनगर। देखिए इनकी राजधानी याद करने के लिए, क्योंकि कभी कभी राजधानी मिलान में देता है, शासकों के विषय में कभी कभी पूछ लेता है, तो उसमें कुछ न कीजिए। महाजनपद राजधानी शासक, ठीक है। जो भी शासक है वो बौद्ध के ही समय के हैं, उससे पूर्व और बाद के शासकों के विषय में नहीं पूछा जाता, तो इनको ये कीजिए, फिर इनका कोई कोड बना लीजिए और फिर याद हो सकता है, अन्यथा ये याद नहीं हो सकता। मैं कोड बनाऊंगा तो उसका फायदा मुझे मिलेगा, आप अपना कोड बनाएंगे तो स्वाभाविक है उसका फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के कोड भी अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमारे जो कोड है वही आपको इजी हो जाए, आपके कोड आपके लिए इजी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि मेरे लिए इजी हो, क्योंकि हर व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उसके गुणागणित तर्क करने की क्षमता अलग अलग होती है। तो आप अपने अनुसार कोड बनाइए, मैं नहीं, ठीक है। चलिए, राजधानी विराटनगर, कहते हैं ये जो है आधुनिक जयपुर राजस्थान के पास स्थित है। इसके संस्थापक राजा विराट थे। विराट, कोहली नहीं है, विराट हैं, ठीक है। कहते हैं कि बौद्ध स्रोतों के अनुसार मत्स्य और सूरसेनों को एक साथ जोड़ करके देखा जा रहा है। बौद्ध स्रोत, बौद्ध स्रोत जो है मत्स्य प्लस सूरसेन
इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये महाजनपद अलग अलग नहीं थे बल्कि एक ही साथ थे। ठीक है, जो भी रहा हो, लेकिन वर्तमान में ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट महाजनपद नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन या सौरसैनी। ठीक है, राजधानी थी इसकी मथुरा। जब शासक की बात करते हैं तो यहां का शासक चंद्रप्रद्योत की पुत्री का पुत्र, यानी चंद्रप्रद्योत की बेटी का बेटा, नाती हुआ, हाँ नाती, अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र। ठीक है, ये था। कहते हैं कि बुद्ध का ये परम शिष्य था और इसी ने मथुरा में बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रयास किया। ठीक है, अवंती पुत्र, बुद्ध का परम शिष्य। और अगर ये बुद्ध का परम शिष्य है और मथुरा का शासक है तो क्या करेगा? मथुरा में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए प्रयास किया। ठीक है, किसने? चंद्रप्रद्योत के नाती अवंती पुत्र, जो कि शूरसेन का शासक था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के साथ साथ बौद्ध महात्मा बुद्ध का परम शिष्य भी था और उसने अपने क्षेत्र में यानी अपने रजवाड़े में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए उसने प्रयत्न किया। नेक्स्ट है अस्मक। अस्मक, यहां की राजधानी है पोतन या पोटिल। राजधानी पोतन या पोटिल, पोतन या पोटिल। इसको कहते हैं आधुनिक समय में इसका नाम कहते हैं बोधन। बोधन। ठीक है, जब हम अस्मक की बात करते हैं तो अस्मक भी दो पार्ट में है। सॉरी, अस्मक नहीं है, अवंती दो पार्ट में है। ठीक है, अस्मक, इसके विषय में ये कहते हैं, जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा था, गोदावरी नदी के तट पर। तट पर वही तो स्थित है। दूसरा, दक्षिण भारत में एकमात्र स्थित महाजनपद। अब दो चीजें, या तो आर्यों को या महाजनपद काल में उसके नीचे क्या चीजें थी उसकी जानकारी नहीं रही होगी, या आर्यों ने सिर्फ यही तक अधिकार कर पाएंगे, नीचे दूसरे लोग विचरण रहे होंगे, या नीचे कोई रहा ही नहीं होगा, वो निर्जन प्रदेश रहा होगा। तो ऐसा तो संभव नहीं लग रहा है, क्योंकि सोर्स जो मिल रहे हैं वो महाजनपद काल से पूर्व के भी मिल रहे हैं कि दक्षिण में पाषाण युग में चीजें थी, व्यवस्थित रूप से थी। हड़प्पा काल में भी वहां से व्यापार होता था, यानी वहां पर जनसंख्या घनत्व रहा होगा, लोग रहे होंगे। आर्यों को जानकारी नहीं थी, आर्यों की व्यवस्था जो स्थापित हो सकती थी वो चीजें वहां नहीं थी। ठीक है, यहां पर इक्ष्वाकुवंशी, इक्ष्वाकुवंशी शासकों का शासन था। शासक शासन करते थे, इक्ष्वाकु कुल के शासक शासन करते थे। इनकी राजधानी पोतन, पोटिल या प्रतिष्ठान थी। ठीक है, कहते हैं यहां के राजा अरुण ने कलिंग जीता था। कलिंग एक बार अशोक भी जीतते हैं, कहते हैं कलिंग जीतने के बाद अशोक ने युद्ध ही छोड़ दिया। ठीक है, दूसरा अदम
ये प्रदेश क्षेत्र पड़ता है महाराष्ट्र में। यहां से एक मुहर मिली है जिस पर अस्मक नाम उत्कीर्ण है। आदम से प्राप्त एक मुहर पर अस्मक नाम उत्कीर्ण मिलता है, अर्थात अस्मक जनपद रहा होगा, सोर्स भी मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग अस्मक के बाद अवंती। अस्मक के बाद अवंती। ठीक है, अब अवंती में भी दो पार्ट हो गए। कौन? उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी है उज्जैन, महाकाल। ठीक है, उज्जैन। और दक्षिणी राजधानी है, दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती। नाम अच्छे सुना होगा, ये वही महिष्मती है, बाहुबली वाली। ठीक है, या आधुनिक समय में इसको माहेश्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये कहते हैं इन दोनों राजधानियों के बीच में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी। इन दोनों के बीच में वेत्रवती नदी प्रवाहित होती थी, यानी दोनों को अलग करने का काम ये नदी कर रही है। ठीक है, शासक यहां क्या कहते हैं? चंड प्रद्योत। ठीक है, चंड प्रद्योत महासेन। चंड प्रद्योत महासेन, इसका नाम जो चंड है, ठीक है, ये जो चंड नाम पड़ा, चंठ नाम सुने होंगे। चंठ, बड़े चंठ हो यार, ऐसा सब कुछ आता है ना, सब बड़े चंठ लुंडा है यार, ये सब भाषाएं आती हैं। तो ये जो चंड नाम है, ये इसकी निष्ठुरता के कारण पड़ा। बड़ा निष्ठुर था, दयालुता इसमें थी ही नहीं, इसीलिए इसको चंड कहा गया। ठीक है, प्रद्योत का, इसका जो है, इसका चंड प्रद्योत का कौशल, मगध, गांधार और अवंती, सॉरी वत्स, अवंती नहीं वत्स के साथ संघर्ष चलता रहा। काफी समय तक संघर्ष चला। ठीक है, काफी समय तक संघर्ष चला। कहते हैं मगध के अतिरिक्त अवंती ही वह जनपद था जहां लोहे की खानें थी, यानी यहां पर भी लोहे की प्रचुरता थी और मगध में भी लोहे की प्रचुरता थी। यानी अवंती भी शक्तिशाली है सैन्य दृष्टि से, मगध भी सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली है, क्योंकि दोनों पास लोहे की प्रचुरता की वजह से अस्त्र शस्त्र बहुत अच्छी कोटि के और अधिक मात्रा में निर्मित हो सकते थे, तरह तरह के हो सकते थे। ये चीजें यहां पर भी थी। ठीक है, लेकिन इस अवंती को मगध के शासक शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग ने मगध में मिला लिया। शिशुनाग ने विजिट कर लिया, जीत लिया। यानी शिशुनाग के समय तक अवंती अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बचा रहा। ठीक है, और ये चीजें हुई। शिशुनाग ने अवंती वर्धन को हटाकर, ठीक है, शिशुनाग ने अंतिम शासक अवंती वर्धन को हटाकर उज्जैन, ठीक है, के सिंहासन पर आर्यक को बैठाया था। यानी विजिट करने के बाद
उसने क्या किया, अपने अधीनस्थ किसी व्यक्ति को बैठाया, और जब अधीनस्थ व्यक्ति होगा तो संपूर्ण का संपूर्ण क्षेत्र हमारे अधीन रहेगा। दूरी की वजह से स्वतंत्रता की प्रवृत्ति भी रहेगी, लेकिन जब कोई हमारा अपना आदमी बैठ जाए तो स्वतंत्र होने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, उस क्षेत्र पर नियंत्रण ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अवंती के बाद गांधार, अवंती के बाद गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। महाभारत में शकुनी जो हैं वो यहीं की थी, यहीं के थे। दुर्योधन की जो अम्मा हैं जिनका नाम गांधारी था वो भी यहीं की थी। ठीक है, इसीलिए गांधार की रहने वाली, इसीलिए गांधारी हो गया। अब देखिए यहां पर पुष्कलावती गांधार का दूसरा नाम है। ठीक है, आधुनिक चर सद्दा, आधुनिक चर सद्दा, ये आधुनिक समय में है नाम, आधुनिक नाम चर सद्दा, ये वहां का है। ठीक है, अब ये होता है कि ये नाम क्यों पड़ा पुष्कलावती में, ये वाला सारा। ठीक है, कहते हैं भारत के पुत्र पुष्कर, भारत के पुत्र पुष्कर ने ही इस नगर को बसाया था, और जब भारत के पुत्र पुष्कर ने बसाया तभी नाम इसका पड़ गया पुष्कलावती। ठीक है, दूसरा कहते हैं गांधार के शासक, गांधार के शासक पुक्कुसाती, पुक्कुसाती ये शासक हैं गांधार के। इन्होंने अवंती के शासक चंड प्रद्योत को हराया था, अवंती के शासक चंड प्रद्योत को हराया था। किसके स्थान है, गुडाध की वृहद कथा में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, दूसरा पुक्कुसाती पैदल चलकर बुद्ध के दर्शन हेतु गया था, यानी ये भी महात्मा बुद्ध का अनुयायी था, बुद्ध को अच्छे से मानता था, ईश्वर के रूप में मान रहा है, मसीहा के रूप में मान रहा है, जो भी चीजें हों वो चीजें थी। ठीक है, इसके विषय में कहा जाता है कि इसने बिंबिसार के दरबार में दूत भेजकर सहायता की मांग की थी। ठीक है, या मदद मांगी थी, यानी गांधार भी बहुत शक्तिशाली दुनी, लेकिन बहुत कमजोर भी नहीं था, अच्छी स्थिति में था। ठीक है, नेक्स्ट कंबोज, सबसे लास्ट का। अगर हम उत्तर की बात करें, वो भी पूर्वोत्तर की, पश्चिमोत्तर सीमा ने की, तो पश्चिमोत्तर में सबसे राज का महाजनपद, राजधानी इसकी है राजपुर या हाटक, राजपुर या हाटक इसकी राजधानी थी। गांधार का पड़ोसी है, और इसमें जो चीजें थी कंबोज की, यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। बाद के समय भी प्रसिद्ध रहा ये। मुगल काल में अधिकतर घोड़े
यहीं से आयात किए जाते थे। ठीक है। कौटिल्य ने कंबोज वासियों को यानी यहाँ के निवासियों को वार्ता, शस्त्रों, उपजीवी कहा है भी गांधार और कंबोज के लोगों के ऊपर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में तालिबान प्रभावी है आज में। पहले भी जब हम लोग देखते हैं अंग्रेजों के समय भी, तो अफगानिस्तान पर नियंत्रण रखना बहुत कठिन होता था, क्योंकि यहाँ के लोगों में स्वतंत्रता की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, और ऐसे लोगों को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन है, क्योंकि जिनमें स्वतंत्रता की प्रवृत्ति ज्यादा हो उन्हें कंट्रोल में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। कंबोज हो गया। कंबोज के बाद वज्र संघ। संघ की बात आ रही है, यानी राजधानी क्या हो, वो स्थिति क्या होगी? गणतंत्रीय। राजधानी है वैशाली, बिहार। ठीक है, आधुनिक बसाड़ कहते हैं। वैशाली लिच्छवियों की भी राजधानी थी। यानी वज्र संघ गणतंत्र है, कई शासकों का संघ होगा। जैसे जब कई शासकों का संघ होगा तो इसमें आती है 8 जनों का संघ था, यानी ऐसी जातियां जो गणतंत्री व्यवस्था में विश्वास है, और उन सबके समूह के माध्यम से यहां शासन चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इस 8 जनों में विदेह, यात्रिक, लिच्छवी, ठीक है, एवं वज्जी ये 4 जो हैं प्रमुख हैं, ये 4 प्रमुख थे, और इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान लिच्छवियों का था। लिच्छवी गणतंत्र तो पहले से ही काफी मजबूत माना जाता था। ठीक है, कहते हैं वैशाली गंडक नदी तट पर है, यानी गंडक सदानीरा जिसको कहते थे उसके नदी तट पर था। ठीक है, दूसरी चीज ये कहते हैं इस संघ में जैसे 8 जन हैं वैसे ही 8 न्यायालय भी थे। प्रत्येक जन के अलग अलग न्यायालय रहे होंगे, और जब जन की बात आती है तो इन जन के सभी के अपने अपने नियम कायदे भी तो रहे होंगे। जब सबके नियम कायदे अलग अलग हैं तो न्यायालय भी सबका अलग अलग है, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। और इन 8 न्यायालयों का जो उल्लेख है वो बुद्ध घोष ने अपनी पुस्तक सुमंगल विलासिनी में किया है। ठीक है, वो एक टीका है उसमें किया है उन्होंने। ठीक है, देखिए लिच्छवियों का राज्याभिषेक से जुड़े तालाब पाए गए हैं। लिच्छवियों के राज्याभिषेक से जुड़े तालाब पाए गए। तो वज्र संघ एक गणतंत्रीय व्यवस्था, 2 ही गणतंत्र जिनमें से वज्र संघ। ठीक है, नेक्स्ट है मल्ल महाजनपद। मल्ल, ठीक है, देवरिया जिले में, आधुनिक समय में देवरिया, सामान्यतः पडरौना या कुशीनगर कहते हैं, कशिया। ठीक है, अब मल्ल की भी 2 राजधानी, प्रथम दूसरी। पहली की राजधानी थी कुशीनगर या कशिया, कुशीनगर
या कश्यया कहते हैं। वर्तमान में भी नाम तो कुशीनगर हो गया, लेकिन अभी भी वहां के जो लोकल लोग हैं वो कश्यया ही कहते हैं। दूसरी थी पावापुरी। पहला कुशीनगर, दूसरी पावापुरी। यह भी गणतंत्र ही है। और मल्ल जनपद में भी, मल्ल महाजनपद में भी 9 कुलों का समूह था। वहां क्या है 8, यहां क्या है 9 कुलों का समूह है। ठीक है, जब हम लोग वज्र संघ की बात करते तो वह 8 जनों का समूह था, यहां 9 कुलों का समूह है। और जो प्रारंभ में एक राज्य थे, कहते हैं इन मल्लों ने पावा के मल्लों ने, पावापुरी और कश्यया के मल्ल, ठीक है, इन्होंने एक सभा भवन या संस्थागार बनवाया था। यानी सभा भवन के अंदर बैठकर अन्य जितने भी लोग हैं सब लोग बैठ करके वार्तालाप के माध्यम से कोई निर्णय कर सकते, यानी सामूहिक निर्णय की प्रणाली रही होगी। ठीक है, और इस संस्थागार का उद्घाटन किससे करवाया? इसका उद्घाटन किससे करवाया? महात्मा बुद्ध से। सोचिए, उद्घाटन भी महात्मा बुद्ध जैसे कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं बुद्ध के निर्वाण के पश्चात इन मल्लों ने अपनी स्वतंत्रता खो दी। यानी किसी ने इन मल्लों पर अधिकार कर लिया होगा। ठीक है, और किसने किया होगा? एक ही साम्राज्य बाद में बचा, कौन? मगध। मगध से ज्यादा दूरी भी नहीं है, तो मगध क्यों किसी ऐसी गणतंत्रीय व्यवस्था को अपनी सीमा पर बनाए रखता जो उसका भविष्य में विरोधी हो सकता है? और जब शासक साम्राज्यवादी हो तो ऐसे छोटे मोटे गणतंत्र नहीं बचते हैं, इन गणतंत्रों को जीत लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट मगध। लास्ट है मगध, सबसे बाद में इसलिए क्योंकि यहीं से महाजनपदों के बाद एक साम्राज्य का उत्थान प्रारंभ होता है। वो साम्राज्य कौन? मगध। ठीक है, लेकिन मगध के बाद हम लोग थोड़ा सा मगध के विषय में समझेंगे, अभी शासकों के विषय में नहीं आना। मगध के बाद हम लोग एक बात करेंगे, कुछ ऐसे गणतंत्र थे 10 गणराज्य बुद्ध काल में जिनके विषय में प्रश्न पूछे गए हैं। उन गणराज्यों की, वो गणराज्य कौन कौन से थे, तो हम लोग सिर्फ एक गणराज्यों की नाम और उनका स्थान वो मिलेगा उसके विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी जो है इसकी गिरिव्रज है, किसकी? मगध की। दूसरी पाटलिपुत्र, हम लोग अभी जब मगध पढ़ेंगे तब आएंगे। तीसरी वैशाली। ये समय समय पर परिवर्तित होते रहे और लास्ट में पाटलिपुत्र ही इसकी एकमात्र राजधानी रह गई है। थोड़े थोड़े समय के समय आए, जैसे प्रारंभ में गिरिव्रज, बाद में कालाशोक के समय वैशाली और फिर पाटलिपुत्र, तो हमेशा फिर पाटलिपुत्र के बाद पाटलिपुत्र ही राजधानी हो गई। ठीक है, अगर इसकी लोकेशन देखें तो आधुनिक समय में पटना, गया और शाहाबाद, ये 3 थी। बाद में तो भैया बहुत से चीजों को जीत लिया, उन चीजों की स्थिति में है। ठीक है, अब देखिए इसके उत्तर में कहां? इस राजधानी के उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन, पूरब में चंपा, दक्षिण में विंध्याचल,
यानी दो नदियां दो तरफ से और फिर पर्वत दो तरफ से, ये स्थित थे। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित कीकट का तादात्म्य, ऋग्वेद में ये वर्णित एक शब्द है कीकट, इसे हम मगध ही से ही तुलना करते हैं कि कीकट जो है ये शायद बाद में मगध के रूप में आता हो। ठीक है, लगाया जाता है, लेकिन इस मगध का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में हुआ है। यानी सबसे पहला उल्लेख इसका हुआ है। और इस अथर्ववेद और पंचविश, अथर्ववेद और पंचविश संहिता की ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, इसमें मगध के लोगों को, मगधों को व्रात्य, ठीक है, व्रात्य कहकर निंदा की गई है। निंदा की गई है। ठीक है, मगध के लोगों को व्रात्य कहकर निंदा की गई, एक निंदा की बात आती है। अब हम लोग थोड़ी सी बात भारत के गणराज्यों पर जो बुद्ध के समय थे उनकी बात करते हैं। कुल 10 गणराज्य हैं और 10 गणराज्यों से जो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है उसमें मिलान में भेद है। ठीक है, 2016 के शायद पीजीटी में इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये कहते हैं बुद्ध के समय गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्य थे। ठीक है, पहला कुल 10 गणराज्य हैं। पहला कपिलवस्तु के शाक्य, राजधानी इनकी कपिलवस्तु ही है। और कपिलवस्तु की जो पहचान की जाती है वो पिपराहवा, आधुनिक समय में बस्ती उत्तर प्रदेश, ठीक है, इससे की जाती है। दूसरा सुमसुमारगिर पर्वत के भग्न, सुमसुमार पर्वत के भग्न, सुमसुमार पर्वत के भग्न, ठीक है, ये है। कहते हैं ये चुनार के आसपास का क्षेत्र था। और चुनार पड़ता कहां है? मिर्जापुर में चुनार का कराकरी उद्योग काफी फेमस है। ठीक है। थर्ड अल्लकप्प के बुली, ये चोर दिखाया, कपिलवस्तु के साथ सुमसुमारगिरी के भग्न, अल्लकप्प के बुली, ये आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो याद हो सकता था। ये बिहार में है। ठीक है, आधुनिक समय बिहार, जिसकी राजधानी बेतिया जिला मिलता है, वहीं पर थी। ठीक है। फिर केशपुत्र के कलाम, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोली, केशपुत्र के कलाम। पांचवा रामग्राम के कोली, केशपुत्र के कलाम और रामग्राम के कोली। ठीक है, कहते हैं ये कोसल के पश्चिम में था। ठीक है, ये कोसल के पश्चिम में स्थित था। रामग्राम के कोली, इनकी गोरखपुर रामगढ़ से एक क्षेत्र है गोरखपुर में, वहां से इनकी तुलना की जाती है। ठीक है। कुशीनारा के मल्ल, कुशीनगर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं कुशीनगर या कश्यप। ठीक है, मल्ल महाजनपद की बात हो रही थी। पावा के मल्ल,
पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। आधुनिक समय में पडरौना, एकदम किनारे का क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, पडरौना। पिप्पलबनी के मोरिय, पिप्पलबनी के मोरिय, ठीक है। इसके विषय में यह कहा जाता है कि ये गोरखपुर के पास कुसुमही, गोरखपुर के पास कुसुमही, ठीक है, स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट 9वां, वैशाली के लिच्छवी, सबसे शक्तिशाली, वैशाली के लिच्छव, बिहार में लिच्छवी, ठीक है। इसके विषय में कहते हैं 36 राज्यों के विशाल संघ के नेता थे और काफी मजबूत स्थिति में। लास्ट है 10वां, मिथिला के विदेह, ये भी बिहार में ही पड़ता है और ये वही विदेह है जिसका भागलपुर और दरभंगा, भागलपुर एवं दरभंगा, ठीक है, विदेह यानी राजा जनक वाला है ये, ठीक है। तो ये इतने शासक हुए, ये सारे गणतंत्र थे, बुद्ध के समकालीन हैं और गंगा घाटी मैदान के बीच में स्थित हैं, ठीक है। इन सभी जगहों पर यानी बुद्ध के समय भारत में राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्रीय व्यवस्था भी व्यवस्थित रूप में स्थापित थी, यानी भारत प्रशासनिक प्रणाली संघीय व्यवस्थाओं से पूर्णतः अनभिज्ञ नहीं था, उसे अच्छे से चीजों की जानकारी थी, जिसका यहाँ उद्देश्य, जिसका यहाँ उदाहरण, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोगों की होगी वो होगा मगध से, कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, ठीक है। और जो मगध का उत्कर्ष हो गया तो इस मगध के उत्कर्ष में सहायक घटनाएं क्या कौन सी थी। पहला, इन सहायक घटनाओं में शासक कौन कौन से थे, इन शासकों में वंश कौन कौन आए, और अंत में नंद वंश जिसके संस्थापक महापद्मनंद, जिन्होंने महाजनपद को राष्ट्र में तब्दील किया, चतुर्दिक चारों दिशाओं को विजित करने वाले इकलौता शासक, जिसे सम्राट हम कह सकते हैं, ठीक है। एक उनकी बात आती है, वो चीजें हुई तो ये चीजें, ठीक है। आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मगध महाजनपद के उत्कर्ष के कारण और फिर उन शासकों की स्थिति, कौन कौन से वंश है, यानी यहां से स्टार्ट करना उत्कर्ष से और मौर्य साम्राज्य तक ले जाकर के नेक्स्ट क्लास, ठीक है। आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए, देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।